तो आज हर भारतीय के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। तूफानी रफाल अंबाला पहुंच चुका है। करीब 7,300 किलोमीटर की दूरी तय करके अब से कुछ देर पहले एक एक करके पांचों रफाल विमानों ने अंबाला के एयरबेस पर परफेक्ट लैंडिंग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह भारत में एक नए सैन्य युग की शुरुआत है। अंबाला में लैंडिंग के बाद रफाल का वाटर कैनन सैल्यूट देकर स्वागत किया गया। उसी की तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह औपचारिक स्वागत है इन जहाजों का भारतीय वायुसेना के बेड़े में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके बाद ही कई ट्वीट करके रफाल के भारत की वायुसेना में शामिल होने को लेकर बधाई दी। फ्रांस की सरकार का भी धन्यवाद दिया कि उन्होंने टाइमली डिलीवरी करी। हम सब जानते हैं कि रक्षा सौदों में वक्त की बहुत अहमियत होती है और कई बार बहुत लंबा अरसा बीत जाता है आपको अनुबंधित अपना सैन्य सामान पाने में भी, लेकिन फ्रांस की सरकार ने बहुत टाइमली डिलीवरी की है और उम्मीद ये की जा रही है कि 2022 तक सभी 36 रफाल विमान भी भारत के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। ये अंबाला एयरबेस की तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले की हैं और एक बहुत क्लियर मैसेज भी है ये। भले ही इस वक्त सिर्फ 5 विमान पहुंचे हैं, लेकिन इन 5 विमानों के आने से भी संदेश भी पूरा चला गया है और ताकत भी काफी बढ़ गई है भारतीय वायुसेना की, क्योंकि इस जहाज की तकनीक, इसकी क्षमता, इसकी मारक क्षमता से पूरी दुनिया वाकिफ है। मनीष प्रसाद अंबाला में इस वक्त मौजूद है। मनीष, टचडाउन भी देख लिया हमने, उसके बाद अब सेरेमोनियल वेलकम भी देख लिया। वाटर कैनन के साथ सल्यूट किया गया इन जहाजों का और एक एक करके सभी विमान जो है अब अंबाला एयरबेस पर मौजूद है। कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिल पा रही हो अंदर से? देखिए, जिस टेल नंबर का जिक्र हम बराबर कर रहे थे, हमने आपको बताया कि RB001 और RB004 एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया के नाम पर सेरेमोनियल तौर पर दिया गया और सिंगल सीटर का नाम BS001, BS003 और BS004 है, जो 5 की फॉर्मेशन में यहां पर आए हैं। इसीलिए फॉर्मर चीफ एयर चीफ मार्शल BS धनोआ भी यहां पर मौजूद हैं और ये बहुत ही अद्भुत क्षण है जब जैसे ही ये टार्मेक पे लैंड किया, उसको सेरेमोनियल वेलकम दिया गया। वाटर कैनन, जो फायर ब्रिगेड आपको दिख रही है, दोनों तरफ से जो रंगीन वाटर है, कलरफुल वाटर, उसको छोड़ा गया और फिर उसके बीच में से निकलते हुए बाहर रफाल आए। और हमें यह भी बताया गया कि जैसे ही ये सब उतरे, सभी पायलट 7 की फॉर्मेशन में एक साथ खड़े हुए और एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और साथ में फॉर्मर एयर चीफ BS धनोआ ने उनको वेलकम किया, उनसे हाथ मिलाया, उनसे वार्म वेलकम करते हुए। और खासतौर पे ये पूरे जो एयरफोर्स स्टेशन है उसके लिए गर्व की बात है, क्योंकि जैगुआर्स, आप थोड़ी देर पहले एयर मार्शल नंदोत्कर से बात कर रहे थे, द बुल स्क्वाड्रन के वो हैं, यानी जैगुआर, उनका पेरेंटल बेस भी यहीं पर था और किसी भी ऑफिसर के लिए पेरेंटल बेस पे ही वहां पर होना बहुत बड़ी बात होती है। और इसीलिए अब जब गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन यानी 17 स्क्वाड्रन जब यहां पे फॉर्म की गई है, तो रफाल का पेरेंटल बेस एक स्क्वाड्रन का यानी 17 स्क्वाड्रन का यही अंबाला एयरबेस है। तो इसीलिए गर्व की अनुभूति करवाता है एयर चीफ मार्शल BS धनोआ के लिए भी, क्योंकि वो खुद गोल्डन एरोज से पहले CO रह चुके हैं। उसके साथ साथ RKS भदौरिया के लिए भी जो एयर चीफ है इस समय, क्योंकि उनका नाम सेरेमोनियल तौर पे टेल पे लिखा हुआ है। और उसके साथ साथ कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह के लिए भी, जिन्होंने बेहद बहादुरी के साथ 2008 में अपना परिचय दिया, इसीलिए शौर्य चक्र से उनको नवाजा गया। उसके साथ विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी, विंग कमांडर मनीष, ऐसे ये 5 पायलट्स ही नहीं बल्कि कुल मिला के 12 पायलट्स अभी तक पूरी तरीके से ट्रेंड हो चुके हैं। कुल मिला के सौरभ 31 पायलट्स को 36 के लगभग 31 से 36 के बीच पायलट्स हैं, उनको ट्रेंड करना है फर्स्ट फॉर्म में और फिर उसके बाद करीबन 72 पायलट्स ट्रेंड होंगे। कुल मिला के 120 को अभी तक बोर्डू और मेरिग्नाक फ्रांस में ट्रेंड किया गया है फ्रांस के द्वारा। यही वजह है क्योंकि अभी ये आज ही से एक तरीके से आप समझ लीजिए पूरा तरीके से इंटीग्रेशन का काम चलेगा, सेटअप चलेगा। इसीलिए फ्रांस के जो इस समय भारत में DA हैं, डिफेंस अटैचे हैं, वो यहां पर मौजूद हैं। फ्रांस की जो कोर टीम है जो कि मैकेनिकल और जो सपोर्ट देती है, लॉजिस्टिक सपोर्ट देती है, वो इस समय एयरबेस पर मौजूद है। और आज से लेकर अगले 10 दिन तक आप ये समझ लीजिए एक मैराथन तौर पर इंटीग्रेशन का काम शुरू होगा, जिसमें वेपन सिस्टम के साथ साथ जो एवियोनिक्स, रडार इक्विपमेंट्स पहले ही आकर यहां पर रखे गए हैं, उन सबको पूरी तरीके से इक्विप्ड किया जाएगा, ताकि ओमनी रोल के तौर पर ये रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट 4.5 जनरेशन का और लिथैलिटी के साथ अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए कॉम्बैट एयर पेट्रोल हो या फिर अटैक हो। एक बड़ा बुनियादी सवाल जो लोगों के मन में होगा उसका जवाब हम लेते हैं। हमारे साथ विंग कमांडर आशीष कुमार सक्सेना जी और एयर मार्शल PK श्रीवास्तव साहब हैं। सक्सेना साहब, ये सवाल है कि ये जहाज तो आ गए हैं, लेकिन अब अगर कभी भी परिस्थिति बन जाए, कितना भी नजदीक भविष्य में किसी भी सीमा पर चीन के साथ या पाकिस्तान के साथ, तो क्या ये जहाज जो है उतारे जा सकते हैं ऑपरेशन में?
ये जहाज जो है उसमें मिनिमम इक्विपमेंट तो आया है साथ में, तो ये ऑपरेशन ये जो है यहाँ पे फ्रेंच के इंजीनियर्स भी हैं, तो ये ऑपरेशनल ऑलमोस्ट ऑपरेशनल है ये। तो आप सोच लीजिए कि मतलब एक हफ्ते के अंदर जो है हम इनको जो है लॉन्च कर सकते हैं। यानी एक हफ्ते का वक्त ही इनको केवल चाहिए पूरी तरीके से इंडक्ट होने में। अब इंडक्ट क्योंकि सिस्टम हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं यहाँ पे, और इसमें मतलब ये कि वो है जो है लॉन्च हो सकते हैं। अब उसमें जो है आप जो भी मिसाइल्स है, मेट्रोर है, और जो है आपके हैमर प्रिसीजन गाइडेड मिशन है, और ये भी जो है मिसाइल्स वगैरह भी है, इसमें कुछ आई है, और बाकी जो है मतलब फुल्ली ऑपरेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन हम इनको लॉन्च कर सकते हैं मतलब लिमिटेड ऑपरेशन के लिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जब भी कोई आप नया उपकरण खरीदते हैं तो उसको ऑपरेट करने वाला, जैसे जहाज है तो पायलट सिलेक्शन कैसे होता है, क्या क्राइटेरिया होता है? सिलेक्शन का क्राइटेरिया उनके जो है प्रॉपर जो है सिलेक्शन होता है कि क्या उनकी फ्लाइंग रिकॉर्ड रहा है, और हर एक को जो है उसके बाद जो है उनकी कैपेबिलिटी क्या रही फ्लाइंग में, क्योंकि लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है, इसमें इतनी एवियोनिक्स है, तो उसको टेक्निकली नॉलेज जो है अच्छी होनी चाहिए। और साथ में जो है उसको जो है अगर वो मिराज 2000 पहले उड़ा चुका है तो वो भी प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि वो भी दासों का बना हुआ है, ये भी दासों का बना हुआ है। तो इस तरह से इनका सिलेक्शन होता है। और जहां तक इंजीनियर्स का सवाल है कि जिसने स्नेकमा इंजन में काम किया है वो भी यहाँ पे है, तो वो जो है इसमें डायरेक्टली काम कर सकते हैं। तो हमारे पास यू कैन से कि हमारे पास ऑलरेडी ट्रेन फोर्स है ऑलमोस्ट। जी ठीक है, हमारे साथ अगर श्रीवास्तव साहब जुड़ गए हैं तो उनसे मेरा एक सवाल होगा। श्रीवास्तव साहब ये बताइएगा, अच्छा अभी नहीं है हमारे साथ। सक्सेना साहब, फिर आपसे मेरा ये सवाल है, ये हमारे पास ब्रॉडली जो भी हमारे जहाज हैं ये या तो सोवियत प्लेटफॉर्म के यानी रूस के प्लेटफॉर्म के हैं या फ्रांस के प्लेटफॉर्म के हैं, इसकी कोई खास वजह? शुरुआत में तो हमारे जो है यूएसएसआर और अभी नाउ रशिया से संबंध अच्छे रहे, तो इनिशियल इंडक्शन जो है वो हमारे पास MiG-21 हुआ। अगर आप देखेंगे कि उससे पहले भी ना 47 में ये जो है तूफानी जो है वो फ्रांस से आए हैं, और जो है 77 में जगुआर्स आए हैं, वो भी यूके और फ्रांस मेनली फ्रांस से आए हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे आप 87 में जो मिराज 2000 है वो भी फ्रांस से आया है। तो हमारे रिलेशनशिप जो है इन कंट्रियों से बहुत अच्छे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है इनको हैंडल करने के लिए, कि अगर हमारे पास एक मिराज स्क्वाड्रन है और हम रफाल लाते हैं तो उसमें बहुत से जो ग्राउंड इक्विपमेंट है वो कॉमन है, तो इसमें बहुत ईजी हो जाता है कि उसी कंट्री के दूसरे एयरक्राफ्ट को अडॉप्ट करने के लिए। जी ठीक बात। एक बार फिर मनीष के पास हम चलेंगे। मनीष, आपने बताया कि अंदर इस वक्त एयरबेस पर स्वागत करने के लिए इन विमानों का मौजूदा चीफ भदौरिया साहब और पूर्व वायुसेना चीफ BS धनोआ साहब भी मौजूद हैं। अगर इन दोनों का आप रफाल के प्रोक्योरमेंट और उसकी डिलीवरी के इस पूरे प्रोसेस में क्या नजदीक से योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है, वो बता दें। सौरभ, मैं आपको इसको इस तरीके से समझाऊं कि आप ये समझ लीजिए प्रोक्योरमेंट के प्रोसीजर में जो गुड विशेस हैं वो भी इनको मिली, और साथ में जो बैड विशेस या फिर अगली जो छीटाकशी हुई वो भी इन्होंने ही झेली। और यही वजह है कि जब ये पूरा डील इंक हुई उसके बाद से लेकर अभी तक, यानी हाल ही के समय तक लगातार रफाल को लेकर ये चर्चा का विषय रहा और साथ में लगातार दबाव बनाने की कोशिश की। अब आप ये समझिए कि रफाल इक्विपमेंट के तौर पर जब ये पूरी डील इंक हो रही थी तो उस दौरान से लेकर अभी भी लगातार ये कोशिश की गई और जो इंडियन पैरामीटर्स है उसके हिसाब से तय किया गया। इसीलिए एयर चीफ मार्शल BS धनोआ, जो कि फॉर्मर चीफ हो चुके हैं, उन्होंने इस बात को कहा था कि ये गेम चेंजर के तौर पर है और कहीं से भी इस एयरक्राफ्ट में कोई भी कमी नहीं है। और उस दौरान डिप्टी चीफ थे RKS भदौरिया, और आपको ये भी हम बता दें कि RKS भदौरिया जब फ्रांस गए थे, जब उन्होंने सॉर्टी की थी, और वो सिंगल सीटर पर सॉर्टी की थी, उन्होंने डबल सीटर पर सॉर्टी नहीं की थी। उसके साथ साथ एयर मार्शल नाम्बियार, जो कि जो वेस्टर्न एयर कमांड के हेड रहे, चीफ रहे, वो रिटायर हुए। ये साथ में एयर मार्शल SBP सिन्हा, जो कि नेगोशिएशन कमेटी के हेड थे। तो ये वो कोर टीम थी जिन्होंने पूरी तरीके से माथापच्ची की, नेगोशिएशन यानी रेट जो 58,000 करोड़ था उसको लॉक किया, वेपन सिस्टम कहां से आना है, एवियोनिक्स, रडार, ऐसा रडार, ये तमाम चीजों के साथ साथ किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म को और लीथल बनाना है, इसकी पूरी जिम्मेवारी एयर चीफ मार्शल BS धनोआ, जो फॉर्मर चीफ थे, और एयर चीफ मार्शल जो अब एयर चीफ है RKS भदौरिया, उनकी थी। और यही वजह है कि आप ये समझ लीजिए कि निसंदेह किसी के भी काउंटर क्वेश्चन
ऑपरेशन के बिना सेरेमोनियल तौर पर RB001 यानी आरबी का इनिशियल टेल पे लिखा हुआ RKS भदौरिया के लिए है, आरबी उनका इनिशियल है, साथ में BS यानी BS धनोआ के लिए, एयर चीफ मार्शल BS धनोआ के लिए BS है। तो ये एक सेरेमोनियल तौर पर उनके करेज और जिस तरीके से उन्होंने रफाल को चुना और उसके चाहे मैकेनिज्म हो, इक्विपमेंट्स हो, लॉजिस्टिक हो और साथ में जो मैनेजमेंट है, उन सभी चीजों को देखते हुए एयर डोमिनेंस और एयर कैपेबिलिटी दिखाते हुए जो किया, उसके लिए इनको दिया गया। तो किसी भी ऐसे दो ऑफिसर्स जिनका आप ये समझ लीजिए इट्स योर बेबी या इट्स योर बर्ड कह लें आप, तो वो पंछी के जो इस नेस्ट के जो ओनर हैं, एक तरीके से आप समझ लीजिए जो इसको ओन करते हैं, वो दरअसल आज खुद इस टारमेक पे थे, तो उनके लिए नॉस्टैल्जिक मोमेंट था। हमारी जो इस समय एयर ऑफिसर, इस समय सीनियर ऑफिशियल जो अंदर मौजूद है, उनसे हमने यही पूछा कि जैसे ही वो लैंड किया तो दोनों ने क्या किया। उन्होंने खड़े होकर दोनों ने तालियां बजाई और हमें यह भी कहा कि जैसे ही वो टारमेक पे उन्होंने हैंगर पे सभी ने, पांचों ने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को लैंड किया, तो उसके बाद वो खुद जाकर उनसे मिलकर आए। आप समझ लीजिए 7000 किलोमीटर का सफर तय कर जब ये 5 पायलट आए और अब आने वाले समय में 31 पायलट और होंगे जो कि ये 7000 किलोमीटर का सफर फिर से तय करेंगे। ये एक बहुत बड़ा दिन है। उसके साथ साथ हमें बताया गया कि 15 तारीख से 20 तारीख यानी 15 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच में इसकी ऑफिशियल सेरेमनी होगी, यानी प्रॉपर इंडक्शन। जिस तरीके से आज हम उसके बाहर हैं, हो सकता है उस समय हमें अंदर बुलाया जाए और ये इसकी ऑफिशियल सेरेमनी होगी। तो ये एक नॉस्टैल्जिक दिन खासतौर पे एयर चीफ मार्शल BS धनोआ और एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया के लिए है। उसके साथ साथ एयर कैपेबिलिटी और एयर सुपीरियरिटी के लिए ये एक गेम चेंजर दिन है। और यही नहीं सौरभ, आप ये मत समझिए कि ये आ गया तो जैगुआर जैसे डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट कहते हैं, उसके साथ Su-30 या मिराज 2000, उनको कहीं से भी हम कहेंगे कि वो कम है, वो कम नहीं है, बल्कि ये जो एक बुके ऑफ डेडली एयरक्राफ्ट है, दरअसल ये भारतीय वायुसेना की लिथैलिटी बढ़ाता है। बेशक इस समय 30 स्क्वाड्रन है, बेशक इस समय संख्या कम है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान हो या चीन को काउंटर करने के लिए पूरी सक्षमता प्रदान करता है भारतीय वायुसेना का एयर पावर। और आप समझ लीजिए ये गर्व का समय वो है जब INS कोलकाता ने डेल्टा 63 यानी जो एयर एरो लीडर है यानी ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह को वेलकम किया और कहा वेलकम इन द इंडियन ओशन और साथ में टच द ग्लोरी विद द स्काई। तो एक किसी भी एयर वॉरियर के लिए ये सुनना और उसका रिप्लाई करना बहुत बड़ी बात है। और यही स्टार्ट हंटिंग सो दे आर रेडी फॉर हंट। और आप ये समझ लीजिए कि अब वो समय आएगा जब ये पूरे अपने वेपन सिस्टम इंटीग्रेशन के साथ, चाहे उसमें हैमर हो, वेपन स्कैल्प हो, मीका हो या फिर मेट्योर हो, ये पूरी तरह से तैयार होगा। अच्छा अमित, चूंकि लेह में है और लेह में लगातार उनकी भी बातचीत चल रही है, वहां पर जो भी हमारे सैनिक अधिकारी होंगे उनके सोर्सेज से, अमित ये बताएगा कि जब से ये चर्चा शुरू हुई है, पता चला कि आज की तारीख को ये 5 रफाल हमें मिल जाएंगे और ये भी कहा गया, अभी भी हमारे साथ थे विंग कमांडर साहब, उन्होंने कहा कि जरूरत पड़े तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये ऑपरेशनल भी हो सकते हैं। तो इसका मॉरली कितना बड़ा असर जो है वो हमारी फोर्सेस के अंदर गया है? देखिए सौरभ, हम लेह में जिस होटल में ठहरे हुए हैं उसमें हमारे कह सकते हैं कि किस्मत अच्छी है कि यहाँ पर जो एयरफोर्स के जितने पायलट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एयरफोर्स के जितने पायलट्स होने चाहिए उससे ज्यादा यहाँ पर है, क्योंकि ऑपरेशंस की वजह आपको पता है क्या है, क्योंकि बिल्टअप हुआ है, तो उनको यहाँ पर ठहराया गया। तो उनसे हमारी लगातार बातचीत होती रहती है और उनसे रफाल को लेकर भी हमारी बातचीत हुई। और जो रफाल को लेकर जो बातचीत हो रही थी, उनका यह मानना था कि सिर्फ उसका यहाँ पर आना ही चीन के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है, जिसका जिक्र हमने किया था कि किस तरह से रफाल उनके एयर डिफेंस सिस्टम को मात दे सकता है और उनको भेज सकता है। एक सबसे बड़ी चिंता ये चीन के लिए हो गई है। लेकिन साथ ही साथ जो यहाँ पर एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं, जो ऑफिसर्स से हमसे बात हुई, उन्होंने बात कही कि इस विमान को हमारे पास 10 साल पहले ही आ जाना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब यूपीए सरकार के दौरान डील चल रही थी उसी वक्त ये क्यों नहीं हो गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्यों लटका के रखा गया था इस फैसले को, क्योंकि अगर उस वक्त ये विमान आ चुके होते तो आज यहाँ पर जो बिल्टअप की स्थिति कुछ और हुई होती। लेकिन खैर वो गुजरा वक्त है, लेकिन जो वक्त आया है उसकी तारीफ इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ये तारीफ मैं नहीं कर रहा हूं, हमने जिन लोगों से मुलाकात की है, जिन ऑफिसर से यहां मुलाकात की है, चाहे वो आर्मी के हो या एयरफोर्स के हो, उन्होंने एक बात को बिल्कुल साफ कहा है कि इस गवर्नमेंट के जो फैसले हैं वो फैसले जल्दी होते हैं और उनके हिसाब से लिए जाते हैं, क्योंकि उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या चाहिए, उन पर थोपा नहीं जाता है कि आपको यह लेना पड़ेगा। तो यह सबसे बड़ी बात है। दूसरा जो आप जिक्र कर रहे थे कि ऑपरेशनल चीजों को लेकर यहां पर जो हमारी बातचीत हुई, उनका यह कहना है कि इस विमान की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह विमान नाटो की ओर से अफगानिस्तान में ऑपरेशन रहा है और कई सालों तक उसने नाटो के साथ वहां पर ऑपरेशंस किए हैं।
काबुल का जो इलाका है वो 7,000 फीट की ऊंचाई पर है, लेह लद्दाख का इलाका यहां पर जो है वो 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। उससे भले ही ज्यादा हो, लेकिन जो यहां का टेरेन है और यहां की जो भौगोलिक स्थिति है लद्दाख की, वो कहीं ना कहीं काफी हद तक मिलती जुलती अफगानिस्तान के साथ। तो ऐसे में जो राफाल विमान है उसके जो पूरे टेक्निकल उसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो मैच करते हैं इस लद्दाख के साथ, क्योंकि वो वहां पर ऑपरेशन ले चुका है, उसने वहां पर इसी तरह के टेरेन में काम किया है। वहां पर भी उसको बंकर बस्टर्स यानी कि जो केव्स में तालिबानी जो रहते थे छुपकर, उनको उड़ाना पड़ता था। तो इस तरह के हालात यहां पर भी नजर आते हैं, क्योंकि जैसे आप तिब्बत के इलाके में जाएंगे तो पठारी इलाका है और वहां पर उसी तरह से पहाड़ियां हैं। तो ये जो विमान है ऑलरेडी अपने आप को प्रूफ कर चुका है ऐसी इस तरह के टेरेन में जो कि लद्दाख से मिलता जुलता है। तो इसलिए इनका मानना है कि जब यह विमान यहां पर आएगा तो उनके लिए बहुत आसान होगा कि उसको इंटीग्रेट कर दें यहां की भौगोलिक स्थिति के साथ। एक और उसमें खूबी यह भी है कि इस विमान के अंदर जो एवियोनिक्स है उसमें एक ऐसा सिस्टम लगा हुआ है जिसके जरिए वो रियल टाइम मैपिंग करता है। रियल टाइम मैपिंग से यह फायदा होता है कि मान लीजिए कि इस विमान को नहीं पता कि टेरेन में क्या है, क्योंकि उसके पास पहले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन रफाल के अंदर ऐसी टेक्निक है कि अगर वो यहां पर सॉटी करता है एलएसी के करीब जहां पर पहली बार आता है, तो उतने ही देर में उसके अंदर इक्विपमेंट्स लगे हैं कि पूरे के पूरे इलाके को मैपिंग करता हुआ जाएगा और रियल टाइम में ना सिर्फ पायलट को बल्कि जो उसकी जो ग्राउंड सपोर्ट है उसको भी रियल टाइम मैपिंग मिलेगी कि यहां का टेरेन कैसा है और वो टारगेट को तभी के तभी हिट कर सकता है। ये बहुत बड़ी खूबी है सौरभ, ये किसी और विमान में नहीं है। अभी ये एक चीज और अभी मनीष बता रहे थे। मनीष ये बताइए कि इन जहाजों के साथ साथ एक फ्रेंच कंटिंजेंट भी साथ में आई है और वो भी शायद कुछ और सारो सामान भी साथ में लेकर के आए हैं। सौरभ, जिसका जिक्र मैं आपको कर रहा था, मेरी खुद बातचीत हुई यहाँ पे जो एम्बेसी में डिफेंस अटैचे है। आप ये समझ लीजिए कि डिफेंस अटैचे का मतलब बिल्कुल साधारण तौर पर यह है कि जो इस समय फ्रांस का डिफेंस अटैचे यहाँ पर मौजूद है, जो कि सीधा डील रक्षा मंत्रालय से करता है, वो यहाँ पर मौजूद था। हमने उनसे खुद पूछा, हमने उनसे एग्जैक्ट टाइम का भी पूछा था और उसके साथ साथ हमने ये भी पूछा कि कैसे ये और आप जो लॉजिस्टिक सपोर्ट सेटअप करने में कैसे कर रहे हैं। तो उनका ये कहना था पिछले 1.5-2 साल से हम लगातार दिन और रात अंबाला एयरबेस पर रेकी कर प्रॉपर पोजिशनिंग के साथ हमने यहाँ पर चीजें मैनेज की हैं और भारतीय वायुसेना और साथ में रक्षा मंत्रालय का पूरा सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से उन्होंने अभी मतलब 5 इस फाइटर एयरक्राफ्ट के आने से पहले करीबन 10 के लगभग हैंगर फॉर्म किए हैं और उसके अलावा उन हैंगर्स को इस तरीके से तैयार किया है कि किसी भी तरीके की जो मिसाइल स्ट्राइक है उससे पूरी तरीके से कैपेबल रहे। आप ये भी समझिए कि उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि खासतौर पर जब ये जो मैकेनिकल सपोर्ट सिस्टम टीम है, यानी वो टीम जो कि हमने आपको एक्सक्लूसिव बोर्डो की विजुअल्स दिखाए थे जहां पर मैं रोक रहा हूं 1 मिनट आपको मनीष। देखिए इस वक्त गृहमंत्री अमित शाह ने भी स्वागत किया है इन रफाल का भारत पहुंचने पर। उन्होंने 3 ट्वीट किए हैं। इसकी लैंडिंग के वीडियोस शेयर करते हुए उन्होंने ये कहा है कि एक ऐतिहासिक दिन है भारत के लिए और भारत की वायुसेना के लिए। चाहे रफ्तार हो या मारक क्षमता हो, रफाल बहुत आगे है और उनका यह कहना है कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा केपेबल मशीनों में से एक है और किसी भी चुनौती का जवाब देने में सक्षम है। और उन्होंने ये लिखा है कि मुझे भरोसा है इस बात का कि राफेल के आने से हमारे जो एयर वॉरियर्स हैं वो हमारी सरहदों की, हमारे आकाश की और ताकत के साथ रक्षा कर पाएंगे। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस प्रतिबद्धता के लिए भी एक उदाहरण है कि वो भारत को एक सशक्त और सुरक्षित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है भारत की सभी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी दिया है। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि इसकी चाहे हथियारों की क्षमता हो, रफ्तार हो, राफेल हर मायने में बहुत आगे है अपने प्रतिद्वंदियों के साथ और ये गेम चेंजर होगा। उनका कहना है कि ऐसा वर्ल्ड क्लास फाइटर जब भारत को मिला है तो ये गेम चेंजर साबित होगा। इसके लिए बधाई प्रधानमंत्री को, इसके लिए बधाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को और भारत की एयरफोर्स के साथ साथ पूरे देश को आज के इस बड़े दिन के लिए। तो ये अमित शाह के ट्वीट्स हैं जिसमें वो राफेल विमानों को भारत की वायुसेना में शामिल होने को लेकर एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक महत्व का दिन बता रहे हैं। और बात सही भी है, जैसा हमने आपसे बार बार कहा, लगभग 2 दशक तो इस डील को यहां तक पहुंचने में लग गए और 30 वर्षों के बाद कोई नया फाइटर जेट भारत को मिला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभी ट्वीट किया है, राष्ट्र रक्षासम गुणम, राष्ट्र रक्षासम वृतम, राष्ट्र रक्षासम यज्ञो, इष्टो नैव नैव च, नभ स्पृशम दीप्तम
स्वागतम संस्कृत में ट्वीट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत करते हुए राफेल विमानों का भारत की धरती पर। तो हम आपको बता रहे हैं कैसे सबसे पहले रक्षा मंत्री के ट्वीट आए, उसके बाद गृह मंत्री ने स्वागत किया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया है इन राफेल विमानों का भारत की सरजमीन पर टचडाउन करने के बाद। तो बाकी एक बड़ा दिन है भारत के लिए और भारत की एयरफोर्स के लिए कि उन्हें एक ऐसा हथियार मिला है जिसकी दुनिया की श्रेष्ठतम हथियारों में जिसकी तुलना की जाती है, उनमें इसको शुमार किया जाता है। और ये सब तमाम एक्सपर्ट्स का मानना है कि कम से कम एशिया में इस किस्म का फाइटर जेट किसी और देश के पास नहीं है, चीन के पास भी नहीं है। चीन के पास जो जहाज हैं जिनका वो काफ़ी बखान करता है, लेकिन वो अभी तक उनकी काबिलियत केवल कागज़ पर है, आसमान में उड़ते हुए उन्होंने अपनी काबिलियत का प्रदर्शन नहीं किया है। मनीष प्रसाद हमारे साथ अंबाला से हैं, अमित पालित लेह से बने हुए हैं। मनीष, अब एक बात और बताइए कि जब कोई नया उपकरण आता है तो आमतौर पर क्या होता है? अब जहाज ये आया है तो ये रेगुलर फ्लाइट सॉर्टीज लगातार करता रहेगा? सौरभ, सबसे मैं आपको ये बता दूं कि प्रधानमंत्री ने जिस मनीष की आवाज़ अब तक नहीं पहुंच रही है अभी तक, उनसे दोबारा हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा एक्सपर्ट बता रहे थे कि अगर ज़रूरत पड़ी तो एक हफ्ते के अंदर अंदर ये ऑपरेशनल हो सकता है ये जहाज़, यानी कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये सीमा पर भी तैनात किया जा सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए इसी मौके पर हमें रुकना पड़ेगा, बहुत जल्द लौटते हैं। तस्वीरों को आप लगातार देखते रहें। आनंद।